Hello friends, now let's move on to the last chapter of physics. General physics का यह last chapter, in fact physics का last chapter, and that is measurement of error. हमने जनरल फिजिक्स में मेजरमेंट ऑफ लेंथ सीखा और इसका सेकेंड चैप्टर और लास्ट चैप्टर दैट इज मेजरमेंट ऑफ एरर, ऑल्सो टर्म्ड एज एरर एनालिसिस. देखिए, व्हाट इनफैक्ट फिजिक्स इज, हमने फिजिक्स पढ़ी है पूरे पिछले 3-4 साल से फिजिक्स पढ़ रहे हैं. हमने ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड से ही फिजिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ना चालू करे, फिर 9th में थोड़ा उसको और एलाबोरेट करा, एंड 10th में ढेर सारे चैप्टर सीखे, और फाइनली हमने 11th और 12th में फिजिक्स में अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ा है, समझा है. हम फिजिक्स में एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर अराउंड अस. In very broad manner, we are trying to understand the whole universe. Physics is all about, it's all about our nature or universe. हम फिजिक्स में हमारे चारों तरफ के वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं, हम हमारे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं. एंड व्हाट आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ. आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 4 फिजिकल क्वांटिटीज. हमारा ये जो यूनिवर्स है यह 4 फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर बना हुआ है. It's in fact matter plus energy plus time plus space. Universe comprises of matter, energy, time and space. These are the 4 different physical parameters. इन्हीं सब पैरामीटर्स को मिलाकर हमारा यूनिवर्स बना हुआ है. एंड while studying physics we keep on relating this 4 parameters. फिजिक्स पढ़ते समय हम इन चारों पैरामीटर्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं और इन्हें रिलेट करके हम हमारे नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, हम हमारे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं. मैं कहूंगा वी रिलेट देम इन फिजिक्स in order to understand our universe and nature around us. This is all about physics. Now, how do we do it? हम यह करते कैसे हैं? We carry out, first of all, we observe the nature, we observe the universe, then we carry out experimentation. How it is done? First of all,
we observe, it's based on observations me correct. First of all, we observe the nature, then we carry out experimentation. Based on this observations and experimentations, we draw some conclusions, and based on those conclusions, we frame some फंडामेंटल लॉस. हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, इन एक्सपेरिमेंटेशन से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन्स वी लैंड अप विथ सम फंडामेंटल लॉस. अब इन फंडामेंटल लॉस को ऑब्टेन करने के बाद वंस अगेन वी डू एक्सपेरिमेंट. फंडामेंटल लॉस जब बन गए, कंक्लूड कर लिए गए, इसके बाद वंस अगेन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. वंस अगेन वी डू एक्सपेरिमेंट. इफ वेरीफाइड, हम कहते हैं इफ वेरीफाइड इट्स एक्सेप्टेड. while if not verified, it's rejected. And once again we start thinking, once again we start observing and experimenting in some other manner, in some other fashion. In fact, we used to say experiment are the supreme court while studying physics. Physics में कोई सी भी चीज का जो फाइनल एक्सेप्टेंस होता है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट से ही फिजिक्स स्टार्ट होती है. एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही फिजिक्स में लॉस, फंडामेंटल लॉ कंक्लूड करे जाते हैं, और उन फंडामेंटल लॉ का जो वेरिफिकेशन है वह भी एक्सपेरिमेंट से ही होता है. विदाउट एक्सपेरिमेंट वी यूज्ड टू से फिजिक्स इज इनकम्प्लीट. हम कहते हैं ढेर सारे लॉ हैं जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही दिए गए हैं, और ढेर सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स हैं जो दिए गए और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वेरीफाई नहीं होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया गया. एनी आइडिया इन फिजिक्स, इट मे लुक एस्थेटिकली वेरी sound, it may be very elegant mathematically, or it may sound any good, but if it is not supported by experiment, it would be finally rejected. While if it is experimentally supported, in that case it's always accepted. हम कहते हैं experiment are the heart of physics. Experiment is the supreme court of physics. अब but there is another aspect. Experiment are never accurate. Any result of any experimentation is never accurate. There is always some error. There is always some uncertainty in the results obtained by any experimentation. हम कोई सा भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं
तो वो कभी भी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ एरर होती है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। इस वजह से किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होते हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर होती है। एक्सपेरिमेंट leads to some results and observations, some results and conclusion, I will say. And since this experiment are inaccurate, hence the results and conclusions are also inaccurate. There lie some error, some uncertainty. There exist some error or uncertainty in the results, in the conclusion. और यह जो अनसर्टेनिटी है, यह जो एरर है, इसी को हमें इस चैप्टर में मेजर करना है, एनालाइज करना है। हम कहते हैं वी ऑलवेज desire, we always try to minimize this uncertainty, we always try to minimize this error in order to get more and more accurate results, in order to draw precise and accurate conclusions. हम इन एरर को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, पर उस मिनिमाइजेशन के भी पहले जरूरी है उनका बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट, उनका बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेशन की एरर इसमें कितना हो सकता है। देखिए, वंस अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। एक टर्म होती है मिस्टेक, and there is another term called error. दोनों में बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस है। मिस्टेक इज ड्यू टू inexperience or carelessness or confusion in the mind of the person who is carrying out the mistake, carrying out that experiment. This mistake, it's due to carelessness or due to inexperience or कंफ्यूजन। हम मिस्टेक की बात नहीं कर रहे हैं। जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको एक्सपेरिमेंट करना आता ही नहीं है, उसको इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ही नहीं आता है, उसके दिमाग में कंफ्यूजन है और उसकी वजह से वह गलत रीडिंग नोट डाउन कर रहा है, उसे हम एरर नहीं कहेंगे, वो तो मिस्टेक कहलाएगा। उसकी बात हम इधर नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज, मिस्टेक कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड, इट्स अवॉइडेबल। इसे आप अवॉइड कर सकते हो। यू टेक द एक्सपीरियंस, यू गेट द एक्सपीरियंस, यू लर्न अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू यूज इट, how to do that experiment. You be careful. You remove confusions among your mind by thoroughly studying the concept.
और इस तरीके से आप मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो। हम इस चैप्टर में मिस्टेक की बात कभी भी नहीं कर रहे, हम बातचीत कर रहे हैं पूरी तरह से एरर की। नाउ व्हाट इज एरर? एरर इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, इट्स अनअवॉइडेबल। It's due to the limitation of instrument, it's due to the ambient conditions, it's due to the surrounding। इस वजह से जो रिजल्ट्स में, जो ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस आता है, दैट इज टर्म्ड एज एरर। हम कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो थॉरोली एक्सपीरियंस्ड है, उसको पूरी तरह केयरफुली काम कर रहा है, मगर फिर भी वो मजबूर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर पढ़ाया, हम कहते हैं द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। नाउ vernier caliper can't measure anything beyond 0.1 millimeter. If any object is having the length of 2.15 millimeter, if any object is having the length of 2.15 millimeter, this is the true length. Now, could this length be accurately measured by vernier caliper? क्या इस लेंथ को आप वर्नियर कैलिपर के से एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे? नहीं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, तो वर्नियर कैलिपर इसको या तो 2.1 मिलीमीटर रीड करेगा या फिर 2.2 मिलीमीटर रीड करेगा। इफ इट्स एक्यूरेट लेंथ इज 2.15 मिलीमीटर, तो वो जो 2.15, वो जो डेसिमल के बाद जो दूसरा डिजिट है, वो वर्नियर कैलिपर स्टडी नहीं कर पाएगा। वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली जाने वाली रीडिंग या तो होगी 2.1 मिलीमीटर या होगी 2.2 मिलीमीटर। मींस वर्नियर कैलिपर से जो आप रीडिंग ले रहे हो उसमें एरर है, उसमें एक गलती है, एंड दैट एरर इज ऑफ 0.05 मिलीमीटर। Now, this is not due to carelessness. Now, this is not due to the inexperience or the confusion. It's due to the limitation of that device. It's due to the limitation of that instrument. वो instrument इससे ज्यादा further इस गलती को measure कर ही नहीं सकता, इस रीडिंग को measure कर ही नहीं सकता। वहां पर यह गलती तो आना ही है, ये error तो आना ही है। Such things are called error. We always have finite error in any measurement, in any experimentation. कोई सा भी measurement आप कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के एरर होते हैं। हम उन एरर के बारे में स्टडी करते हैं। यह एरर हमेशा फाइनाइट होता है, इसी एरर को हमें मेजर करना है, इसी एरर को हमें एस्टिमेट करना है। लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एरर। इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एरर। देखिए, द डिफरेंस इन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू is termed as error. It's difference in observed and true वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। हम किसी भी क्वांटिटी की बातचीत कर रहे हैं, उसकी कुछ ट्रू वैल्यू होगी और कुछ ऑब्जर्व वैल्यू होगी, उसमें जो डिफरेंस है दैट इज टर्म्ड एज एरर। जस्ट इमेजिन वी आर मेजरिंग लेंथ
and the difference in observed and true value is 10 centimeter. We are measuring length and 10 centimeter is a difference. Now, क्या 10 सेंटीमीटर इस डिफरेंस को हम एरर कहेंगे? Now once again, it's a subjective issue. It's not objective issue. इसको आप सिर्फ यह बात देखकर नहीं कह पाओगे कि यदि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, वी आर मेजरिंग द लेंथ एंड द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. क्या इस 10 सेंटीमीटर को एरर कहा जाएगा? वंस अगेन, इफ ट्रू लेंथ इज लेट अस से 1 किलोमीटर, then definitely this 10 centimeter may be termed as error. While if the true length is 1 meter, 1 मीटर में यदि 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तब हम इसको एरर नहीं कहेंगे. नाउ दिस इज वेरी सब्सटैंशियल. नाउ दिस कांट बी एरर. नाउ दिस शुड बी टर्म्ड एज अ मिस्टेक. हम कहेंगे यहां तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने कुछ ना कुछ मेजर गलती करी है. हम कहेंगे इफ ट्रू लेंथ इज 1 किलोमीटर, दैट इज डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन 10,000 सेंटीमीटर. 10,000 centimeter, 1 lakh centimeter in fact. 1 kilometer means 1,000 meter, 1,000 meter means 10,000 centimeter. अब 1 lakh centimeter, 1 lakh centimeter के मेजरमेंट में आपने 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस ऑब्टेन करा. इट्स एन एरर. इट्स एन एरर. आप इसे एरर कह सकते हो. While if true length is 1 meter, यदि ट्रू लेंथ 1 मीटर है और ऑब्जर्व्ड और ट्रू वैल्यू में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो एंड डिफरेंस ऑफ 10 centimeter in this 100 centimeter. Now, इसे अब आप एरर नहीं कह सकते, इसे आपको मिस्टेक कहना होगा. नाउ दिस इज अ मिस्टेक. वी यूज्ड टू से इस जगह पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने कुछ ना कुछ मेजर गड़बड़ी करी है. देयर इज सम इनएक्सपीरियंस, देयर इज सम इनकॉम्पिटेंसी, there is some confusion or there is some gross carelessness, and that's why this is the difference. इसे error नहीं कहा जा सकता. Definitely this is a mistake. We are not talking about this mistake. So, deciding whether the difference is a mistake or an error, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. इसे हम देखते हैं ध्यान से और फिर डिसाइड करते हैं. नाउ हम एरर की जब बात करते हैं, वंस अगेन एरर आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह की एरर होती है. सिस्टमैटिक एरर, systematic error, and the another is a random error. Systematic error are either due to instrument
or it's due to technique, or it may be due to personal. सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से किस तरह से होंगी? आइदर यू विल से लीस्ट काउंट, जैसे मैंने आपको बताया, और जीरो एरर। जीरो एरर इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल एरर। भाई हम वेट मेजर कर रहे हैं और जो वेइंग मशीन है वो जीरो, जब आइडल है, जब उस पर कोई वजन नहीं रखा हुआ है, तब भी कुछ ना कुछ रीड कर रही है। नाउ दिस इज जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर में जब दोनों जॉ के बीच में स्पेस जीरो है, तब भी यदि वर्नियर कैलिपर कुछ रीड कर रहा है, नाउ दैट इज अ जीरो एरर। लीस्ट काउंट, जैसा मैंने कहा, जैसे वेइंग मशीन है, हर एक वेइंग मशीन का एक लीस्ट काउंट होता है 1 ग्राम। इफ 1 ग्राम इज द मिनिमम वेट दैट कुड बी मेजर्ड, तो 1 ग्राम के बियॉन्ड वो फर्दर एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकता। सो सच टाइप ऑफ एरर आर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। इस जगह पर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन हो गई। द एरर ड्यू टू टेक्निक, जैसे मैं बताता हूं, when we measure the weight or the mass, we ignore buoyancy. Now, buoyancy की वजह से any body is always pushed in upward direction, and we always ignore this buoyant force, and we ignore error due to we ignore the effect of buoyancy, and there would be some error in the measurement of weight due to this buoyancy. For example, when we are doing any experiment with calorimeter, हमने कोई आयरन बॉल को हीट करा और उस आयरन बॉल को हीट करके हमने कैलोरीमीटर में डिप करा, एंड what we are analyzing? We are analyzing the heat transferred by that hot copper ball to that calorimeter and the calorimeter system. हम उसको एनालाइज कर रहे थे। But do all the heat is always transferred from iron ball into the calorimeter? No. Some heat is always radiated in the environment. There is some heat loss in the environment due to radiation. So heat transferred by the ball into that calorimeter system would be slightly less. Now this difference due to heat radiation into environment, now this is due to the wrong technique. We used to say there would be some error. हम इधर लिखेंगे it's due to buoyancy और रेडिएशन, इस तरह से। इधर इंस्ट्रूमेंट की कोई गड़बड़ी नहीं है, मगर एम्बिएंट कंडीशंस, फॉर एग्जांपल हमने वर्नियर कैलिपर को कैलिब्रेट करा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उस वर्नियर कैलिपर को हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट यूज करने लगते हैं, तो 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेटेड वर्नियर कैलिपर, इफ इट इज यूज्ड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ वंस अगेन वर्नियर कैलिपर भी मेटल का बना हुआ है, वह मेटल भी टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कैलिब्रेशन में ही फर्क आने लगेगा, वंस अगेन वहां पर कुछ एरर आने लगेगा। सच टाइप ऑफ error, it's due to ambient condition. Once again, even जो इंस्ट्रूमेंट के अलावा, टेक्निक के अलावा, पर्सन टू पर्सन भी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान गलतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्नियर कैलिपर, यह वर्नियर कैलिपर है,
इस वर्नियर कैलिपर को किस तरह से होल्ड कर रहे हैं, इसके हिसाब से भी कई बार रीडिंग में फर्क आ जाता है। यदि आप इस वर्नियर कैलिपर को दूर से देख रहे हैं या नॉर्मली देखने के बजाय इस तरह से एंगल में देख रहे हैं, ऐसे एंगल में देख रहे हैं, तो जो आपको वर्नियर डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन का ओवरलैपिंग देखना है, उस ओवरलैपिंग को देखने में फर्क आ सकता है। नाउ दिस इज एरर ड्यू टू द रॉन्ग पर्सनल यूसेज। भाई जब हम कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड लेवल को देख रहे हैं, तो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड लेवल बनता है, जो इंटरफेस बनता है, वह स्फेरिकल शेप का बनता है। किसी भी कैपिलरी ट्यूब में, इस तरह की कैपिलरी ट्यूब है और उसमें यह लिक्विड लेवल इस तरह का दिख रहा है, इस तरह से लिक्विड दिख रहा है। अब जरा सोचिए, देयर मे बी सम ऑब्जर्वर जो अपर मेनिस्कस की रीडिंग हमेशा लेता है, एंड सम अदर ऑब्जर्वर हु टेक्स द लेवल ऑफ लोअर मेनिस्कस। तो ये अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस में भी एक डिफरेंस आ जाता है। नाउ दिस इज ड्यू टू पर्सन। एक पर्सन लिक्विड लेवल को ज्यादा हाइट में रीड करेगा और दूसरा पर्सन लिक्विड लेवल को थोड़ा कम हाइट में रीड करेगा। So such a type of error occurs. There is a difference in the reaction time. जब आप फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब रिएक्शन टाइम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम कहते हैं इट्स ड्यू टू रिएक्शन टाइम और ड्यू टू पर्सनल चॉइस। हम सिंपल सी बात कहते हैं, पर्सनल चॉइसेस। इस वजह से पर्सनल एरर्स आती हैं। वी यूज टू से दैट सच सिस्टमैटिक एरर वी ऑलवेज नो देयर कॉज। हमें इनके कॉज, इनके कारण पता होते हैं, एंड दे आर जनरली इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। दे आर आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और दे आर ऑलवेज नेगेटिव, एंड दे कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द प्रिकॉशंस। हम कहते हैं, फर्स्ट थिंग इसके बारे में हम लिखते हैं, देयर causes are always known to us। सिस्टमैटिक एरर की जो वजह है, जो कॉज है, वो हमें पता होती है। दूसरी बात, दे आर आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और दे आर ऑलवेज नेगेटिव इन डायरेक्शन। दे आर ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो वहां पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्नियर कैलिपर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेट करा गया है और उसको यूज करा जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ऐसी स्थिति में वर्नियर कैलिपर एक्सपांड हो जाएगा और एक्सपांड होने की वजह से उसके द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी, हमेशा नेगेटिव, हमेशा कम, हमेशा लेस। तो इस तरह से इनका जो डायरेक्शन है वो एक फिक्स हो जाता है। एंड मोर ओवर,
they can be minimized, they can never be avoided. इनको जीरो नहीं करा जा सकता. They can be minimized by keeping precaution. They may be minimized by keeping precautions. अब हम बात करते हैं रैंडम एरर की. Random error are generally due to unknown reasons. They are generally due to unknown reason. कई बार जो एरर आ रहा है उसकी वजह ही समझ में नहीं आती है, उसे हम रैंडम एरर कहने लगते हैं. जनरली रैंडम एरर आर ऑलवेज इन बोथ द डायरेक्शन. दे आर समटाइम्स दे आर पॉजिटिव, समटाइम दे आर नेगेटिव. कभी किसी एक्सपेरिमेंट को करा तो पॉजिटिव एरर आ गई, कभी एक्सपेरिमेंट को करा तो नेगेटिव एरर आ गई. इसका मतलब कभी ऑब्जर्व वैल्यू इट्स ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू, कभी ऑब्जर्व वैल्यू इट्स लेस देन द ट्रू वैल्यू. दे are in both the directions. Positive as well as negative. यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जनरली होती है. एंड थर्डली, इसके बारे में बताते हैं, they can be minimized by taking multiple observations, by carrying out experiment multiple times. जब हम एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो कभी पॉजिटिव हुई, कभी नेगेटिव हुई, और जब हम उसका एवरेजिंग कर लेंगे तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. They can be minimized by carrying multiple iterations or multiple experiments. हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को 2, 3, 4 बार करें, 5 बार करें, किसी एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट पॉजिटिव आया, किसी में नेगेटिव आया, एंड देन वी टेक द एवरेज ऑफ द रिजल्ट्स. व्हाइल एवरेजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एरर मिनिमाइज हो सकता है. There are two types of error, systematic error and random error. Systematic error जो होते हैं वह यूनिडायरेक्शनल होते हैं, रैंडम एरर बाय डायरेक्शनल होते हैं. सिस्टमैटिक एरर वह है जिनकी वजह हमें पता होती है, रैंडम एरर वह है जिनकी वजह ही हमें पता नहीं होती है. और सिस्टमैटिक एरर को अवॉइड करने के लिए तरीका है कि आपको एरर की वजह पता है, आप प्रिकॉशन रखो, आप ध्यान से करो, तो उस एरर को आप मिनिमाइज कर पाओगे. और रैंडम एरर की वजह आपको पता नहीं है, आप प्रिकॉशन नहीं रख सकते, केयरफुल नहीं रह सकते, आप इसके बजाय एक्सपेरिमेंट को 2, 4, 5 बार करो और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनका एवरेजिंग ले लो. सिस्टमैटिक एरर भी 3 तरह की मैंने बताई. एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन, एरर ड्यू टू रॉन्ग यूसेज ऑफ टेक्निक एंड एरर ड्यू टू पर्सनल रीजंस. इस तरह से एरर होती है. वंस अगेन, अभी इस चैप्टर को पढ़ते समय ये तो एक जनरल सी थ्योरी बताई है कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं. खास तो हम इस एरर के एनालिसिस को समझेंगे, हम कैसे एरर को मेजर करेंगे और एरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और एरर को किस तरह से कंबाइन करा जाएगा किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान और उसके रिजल्ट के दौरान. उन्हीं सब बातों को समझते हैं. इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज.